everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमने ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ लिया, उसकी एंटरप्राइज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए एंड देन वी डिस्कस व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ लगे हाथ मैंने आपको थोड़ा सा और बोनस देते हुए एंटरप्राइज और बिजनेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बात कर दी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि एंटरप्रेन्योर्स क्यों हमारे लिए आज की लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या क्या मेजर रोल बनते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट्स में बाइफिकेटेड होगी। दो पार्ट्स बोले तो एक ही वीडियो में दोनों चीजें मैं कवर करने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं ये वाली चीज कवर करूंगी, फिर मैं वो वाली चीज कवर करूंगी। और ये और वो क्या है मैं बता देती हूँ। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं एंटरप्राइज के और सॉरी एंटरप्रेन्योर के, एंटरप्रेन्योर दो चीजों में कंट्रीब्यूट करता है। पहली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी है उसकी खुद की एंटरप्राइज। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एज वेल एज एंटरप्राइज में उसके क्या फंक्शंस बनते हैं, दोनों के बारे में। दोनों में ही बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स का ब्रीफ डिस्कशन करूंगी और फिर डिटेल में हम एग्जांपल वाइज हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद विल जंप टू दिस पार्ट और इसके 4-5 पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा हमेशा का पैटर्न रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था ना, तो मैंने एक बात बोली थी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर ये मिथ है कि भैया ये चैप्टर तो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये चैप्टर पढ़ो। अब आपको समझ में आएगा कि आज की लाइफ में एंटरप्रेन्योर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, उनके फंक्शंस कितने इवॉल्व हो चुके हैं कि हम उनकी कॉन्सेप्ट को ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। I personally know so many people जिन्होंने खुद का एंटरप्राइज डेवलप किया है। मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे ओला, ओयो, जोमैटो, स्विगी, ये तो बहुत फेमस लोग हो गए हैं। मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने चीजें बहुत अलग तरीके से चेंज करी हैं। I'll give you one example। मेरे एक कजन है, उन्होंने बेंगलुरु के IIM से he did his MBA। तो वहाँ पे उनकी क्लासमेट थी उसके साथ, मतलब नाउ दैट क्लासमेट इज हिज वाइफ। तो दोनों ने मिलके एक बिजनेस प्लान सोचा, बहुत ही डिफरेंट बिजनेस प्लान है, कोई नहीं सोच सकता था और किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फर्स्ट है इंडिया में अभी तक का। क्या है उसमें, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एट टाइम्स डिप्रेशन होती है, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, उनको बहुत कुछ शेयर करना होता है बट दे डोंट फाइंड एनीबडी अपने आसपास। क्योंकि आज की लाइफ में क्या है, हर किसी में भगदौड़ी मची हुई है कि भैया हम ये अचीव कर ले, ये कर ले, वो कर ले, घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, ये करने के लिए, 12th के बाद आप भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे एट टाइम्स इंसान अकेले पड़ जाते हैं, जब फैमिली साथ नहीं है, जब फ्रेंड्स नहीं है, जब ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस टाइम पे दे फील अलोन। एंड व्हेन दे फील अलोन, उनके पास जो बातें होती है शेयर करने के लिए कोई सुनने के लिए नहीं होता। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर काफ़ी सारे लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं या जो भी हो जाते हैं। उनके लिए इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया। ये इनका एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस था, ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स बने। क्या वेबसाइट, मतलब आई वोंट शेयर द नेम, ऑब्वियसली मैं प्रमोट नहीं करना, मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट। बट जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, वो ऑनलाइन ऐसे लोगों को बातचीत करता है। इफ़ दे आर डिप्रेस्ड तो उन्हें काउंसलिंग देता है। तो मेन उनका ये है कि लोगों को काउंसिल करना है ताकि वो कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप ना उठाए। इसका आइडिया उन्हें कहाँ से आया, एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा था भाभी का, तो उसमें शी शेयर्ड कि उनकी एक रूममेट थी जो किसी प्रेशर को झेल नहीं पाए एंड शी कमिटेड सुसाइड।
तो वहाँ से शी वॉज सो डिस्टर्ब, भाभी वॉज सो डिस्टर्ब विद दिस सुसाइड थिंग कि उन्होंने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है इन लोगों के लिए, और वहाँ से वो आइडिया आया। और ये यूनिक आइडिया है, आज तक किसी ने नहीं किया, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट है ये, आई एम प्रीटी श्योर। उसके बाद ज़रूर मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं जो सेम थीम के साथ एग्जिस्टेंस में आए। अभी एक मेरी फ्रेंड भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, बट दिस वॉज द फर्स्ट। सो इनके द्वारा लाया गया ये जो पर्टिकुलर चीज़ था, ये क्या था, एक एंटरप्राइज था, और ये लोग क्या थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। और आप सोच के देखिए आज की लाइफ में ये कितना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। ना सिर्फ ये इकोनॉमी में डेवलपमेंट ला रहे हैं पैसे के मामले में, इकोनॉमिक टर्म्स में, बल्कि ये लोगों को मोरल सपोर्ट भी दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन जैसी चीज़ों से निकाल भी रहे हैं। सो आपको समवट लिंक कर पाए आपकी कितने इंपॉर्टेंट हो गई हैं ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए आज के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आपके भी आसपास कोई ना कोई ऐसा एक एग्जाम्पल ज़रूर होगा। अगर आप फंक्शंस को और अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, आप अपने आसपास ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से किसी एक को लो, पहले उसको एक्सप्लेन करो एंड देन एक्सप्लेन द फंक्शंस, एंड आई एम टेलिंग यू द एग्जामिनर विल बी सुपर हैप्पी विद योर आंसर। मैं अगर आपकी एग्जामिनर होती तो मैं तो बड़ी खुश होती। मतलब आई सो विश मुझे कोई एग्जामिनर बना दे। एक बार तो मुझे नोटबुक चेक करनी है लोगों की, नोटबुक नहीं पेपर, आंसर शीट, बट कोई बनाएगा कि नहीं वो देखते हैं। सो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंड शुरुआत हम इसमें करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों ये एंटरप्रेन्योर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट्स हैं 3, 3, 6 एंड 7, 8। 8 पॉइंट्स हैं, पहले मैं इसको ब्रीफ में कवर कर रही हूँ। फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कोई भी बिजनेस एग्जिस्टेंस में आए, कोई भी बिजनेस, जब वो पैसे कमा रहा है तो गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जीडीपी क्या होता है वो जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन पे आऊंगी तब आई कवर, ठीक है। वैसे तो हम श्योर आपको पता ही होगा, 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की वजह से कहीं ना कहीं बिजनेसेस, नए बिजनेसेस जब भी एग्जिस्टेंस में आते हैं तो उससे कैपिटल भी फॉर्म होता ही होता है। तो दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ हेल्पिंग द इकोनॉमी थ्रू योर एंटरप्रेन्योरशिप। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भैया आपने नया बिजनेस खोला है, लोगों को तो आप हायर करेंगे ही करेंगे। लोगों को जब आप हायर करेंगे तो आप क्या जनरेट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और इंडिया में तो वैसे ही कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। मेरा छोटा भाई है, मतलब माय चाचू सन, ही इज़ मतलब प्रो गवर्नमेंट, मतलब जो अभी करंट में गवर्नमेंट है वो प्रो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कट्टर तरीके से उनको फॉलो करता है। तो ये वो सेंडिंग विद दिस मीम और समथिंग, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वाला वो था वीडियो, जिसमें उसमें बताया गया मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट जो हो रही है हमारे यहाँ पे, जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, उसका एक रीज़न दे रहे थे कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हर दिन इतने बच्चे पैदा होते हैं तो इतनी जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। तो काइंड ऑफ ही वाज जस्टिफाइंग द इनएफिशिएंसी ऑफ आवर गवर्नमेंट कि वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। ऐसे भी लोग हैं, तो मैं उसको अक्सर समझाती रहती हूँ, लेकिन समझते नहीं है लोग। किसी को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने में दिक्कत है। ये मेरा सजेशन आपसे भी रहेगा, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू, लेकिन किसी को भी इतना मत फॉलो करो कि आप लॉजिक्स ही छोड़ दो। हमेशा याद रखना, जब भी फॉलो करते हो लॉजिक्स के बेसिस पे करो, सामने वाले के लॉजिक समझो एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि वो इंसान फॉलो करने लायक है कि नहीं है। चलो बैक टू अपना बिजनेस स्टडीज। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपसे बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपके साथ। कैसे, मैं बताऊंगी। जैसे कोई पॉलिटिशियन बनता है तो कैसे उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान गवर्नमेंट ऑफिसेज में आके बैठ जाते हैं, वैसे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब भी कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग होगा, कुछ नए रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, कुछ नई चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी, तो उससे वेस्टेज की कहीं ना कहीं कमी मतलब कम होगी और कॉस्ट सेविंग होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम अटेन कर पाएंगे या इम्प्रूव होगी।
इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी पहले के ज़माने में, 4 चीज़ें होती थी, वही सारी 4 चीज़ें लोग कर रहे होते थे। लेकिन अब कितना बढ़ गया है ये चीज़, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब पहले अगर कोई इंसान अपने घर से निकलता था तो उसको तो था या तो डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या सॉफ्टवेयर करूंगा या वो करूंगा, 4 ऑप्शन लेके घर से निकलता था। लेकिन आज आप घर से बाहर निकलो, हर अगले कोने में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यू कैन ट्राई एनीथिंग। कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, इससे बढ़िया तो मतलब सब छोड़ो, उसमें भी बहुत पैसे हैं। तो कितने सारे, मतलब आप ऐसे मानोगे नहीं कि सोशल मीडिया ने कितने सारे लोगों को जॉब्स दे के रखी हुई है, कितने सारे लोग सोशल मीडिया की मदद से कमा रहे हैं। एमबी की बात कर लो, एमबी कहाँ से कमा रहा है, यूट्यूब से कमा रहा है। दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्पेक्ट्रम बढ़ा रही हैं कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। पहले जो 4 लिमिटेड चीज़ें थी उनको एक्सपैंड करके इतनी सारी चीज़ें अब एग्जिस्टेंस में आ गई है, थैंक्स टू व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसके आसपास एग्जिस्टिंग जितने भी लोग होते हैं वो भी ग्रो करते ही करते हैं। एंड देन फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेयरिंग। कहीं ना कहीं अगर एक एंटरप्रेन्योर डेवलप होता है, एक एंटरप्राइज डेवलप होती है, एक एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टेंस में आता है, तो उसको देखा देखी लोगों के अंदर भी हिम्मत आती है कि हम भी कुछ नया कर सकते हैं। जैसे ओला वाले आइडिया को किसी ने देखा होगा, ओयो वाले आइडिया को किसी ने देखा होगा, उसने सोचा होगा ना यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ कि 21 साल के बच्चे ने ये किया, या फिर 18 साल के बच्चे ने ये किया, या 14 साल के बच्चे ने ऐसा किया, तो मेरे अंदर भी कई बार ऐसा होता है यार अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो मतलब डेयरिंग वाली, कि हाँ हिम्मत रखने वाली फीलिंग कहीं ना कहीं दूसरों को देख के आती है, तो वो भी फॉस्टर होती है जब भी कोई एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब मैं आपको एक एक करके यही सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इसमें सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू कि जीडीपी होता क्या है और किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जीडीपी का अगर मतलब बताऊं तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कहाँ पे, अपने इकोनॉमिक्स की बुक में। व्हाट्स दैट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, जो आपने डेफिनेशन जीडीपी की पढ़ी हुई है, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स कैसी है। जो भी इंसान अपनी राइटिंग स्किल्स चेक करवाना चाहता है वो प्लीज़ मुझे जीडीपी की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाइन्स की डेफिनेशन, ये नहीं कि पूरा पन्ना लिख देना। और ये जो बच्चे मैंने बीच बीच में देखे कई बार गूगल से उठाकर चिपका देते हैं। बेटा गूगल हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई आउटडेटेड टीचर्स नहीं है कि हम गूगल नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो तुम कॉपी पेस्टिंग करोगे तो हमें पता नहीं लगेगा। खुद से लिखनी है तो ही लिखना, वरना टाइम वेस्ट मत करना, सिंपल सी बात। जीडीपी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर, पेन दूसरा ले लो ना, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। जीडीपी का एक्चुअल डेफिनेशन ये है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम उसे जीडीपी ऑफ इंडिया बोले तो वो हो जाएगा कि इंडिया एरिया हो गया। इंडिया, इंडियन टेरिटरी पे हम काउंट करेंगे। ईयर यूजुअली हम 1 साल का लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज में हम सब काउंट कर लेते हैं। सो 1 साल के अंदर पूरे इंडियन टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री की अगर हमें डेवलपमेंट चेक करनी होती है तो हम उसका जीडीपी देखते हैं। एट टाइम्स आपने देखा होगा वर्ल्ड को जब हम कंपेयर करते हैं, कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंट्री बेकार परफॉर्म कर रही है, तो हम उनकी जीडीपी कंपेयर करते हैं।
हम बोलते हैं इस कंट्री का जीडीपी इतना ऊपर चला गया, इस कंट्री का जीडीपी इतना नीचे चला गया, दैट शोज कि वो कंट्री इंप्रूव कर रही है या फिर बेकार पोजीशन पे जा रही है। इंडिया में जब भी जीडीपी रिपोर्ट आती है या तो बहुत धमाल होता है या फिर बहुत ही क्रिटिसाइजिंग और ये और वो सब चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल बताता है कि भैया आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कैसे कर रही है। किसी भी गवर्नमेंट की सफलता और असफलता उसकी जीडीपी पे भी काइंड ऑफ डिपेंड करती है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कई बार जीडीपी का वो दिया जाता है कि तुम्हारे चलते हुए तुम्हारे 5 साल में तो जीडीपी इतना नीचे चला गया, तुम्हारे 5 साल में जीडीपी में कुछ कुछ चढ़ाव नहीं आ पाया। सो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने के लिए जीडीपी एक स्केल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि किसी भी क्लास में ये पता लगाना हो कौन सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो क्या होता है, एक टेस्ट होता है ना, जिस टेस्ट में हम मार्क्स देखते हैं किसके कितने हैं और उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं ये इंटेलिजेंट है ये नहीं है, यही करते हैं। सेम वे में किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस देखनी है दूसरे के कंपैरिजन में, तो उनका एक टेस्ट लिया जाता है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं और उससे पता लग जाता है कि ये कंट्री अच्छी है या फिर बुरी परफॉर्म कर रही है। वापस आते हैं, इट सेज इंक्रीज इन जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की जीडीपी में अगर चढ़ाव आता है तो वो शो करता है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी चल रही है। Then they say you are aware that income is generated in the process of production। अब इस बात पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए। ये बोलते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है तो इनकम जनरेट होती है कि नहीं होती है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड वाले को हम क्या पे करते हैं? अगर मान लीजिए हमने एक फैक्ट्री सेट की हुई है किसी से वो लेके लीज पे लेके, तो हम उसे क्या पे करते हैं? हर मंथ रेंट पे करते हैं। आप खुद अगर किसी के मकान में रह रहे होते तो आप उसे क्या पे करते हो? रेंट पे करते हो। तो लैंड के लिए हम बदले में क्या देते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में रेंट देते हैं। लेबर के लिए हम क्या देते हैं? सैलरी एंड वेजेस देते हैं, क्योंकि लेबर में हम बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज को भी काउंट कर रहे हैं। जब हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं तो हम उन्हें सैलरी बोलते हैं, लेबर को पे कर रहे होते तो हम उन्हें वेजेस बोलते हैं। देन कैपिटल वालों को हम क्या देते हैं? प्रॉफिट मार्जिन या फिर इंटरेस्ट, अगर हमने वो कैपिटल बैंक से लिया हो तो कुछ ना कुछ इन रिटर्न उनको भी जाता है। सो काइंड ऑफ जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है तो हर किसी को कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती हुई दिख रही होती है, और ये सारी इनकम टुगेदर जब कंबाइन होती है वो भी क्या मानी जाती है? वो भी तुम्हारी जीडीपी मानी जाती है। जीडीपी को निकालने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं, पढ़े हैं 12th क्लास में, इकोनॉमिक्स में आई गेस तो 12th में ही है। हाँ 12th में ही है, पढ़े हैं कि नहीं? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सारे पढ़े होंगे ना। तो बस वही चीज़ है, इधर से बोल लो या उधर से बोल लो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के वे में बोल लो कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताते हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि प्रोडक्शन के टाइम में हर इंसान ने क्या कमाया है उसको कंबाइन करके हम पता लगा सकते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमिक हालत कैसी है। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो हमने बात की प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेट होगी। प्रोडक्शन होगी कब? जब एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आएगा, जब एंटरप्रेन्योर कोई नया बिजनेस मॉडल लेके आएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एंटरप्राइज विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? जीडीपी को इंक्रीज करके।
So it says, so entrepreneurs generate income via organization of production, be it agriculture, manufacturing or services. Entrepreneurs जो होते हैं वो इनकम जनरेट करते हैं कैसे? प्रोडक्शन करके. You are also aware that income generated is distributed among the factors of production. जब भी इनकम जनरेट होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. कैसे? लैंड वाले को मिलता है रेंट, लेबर वाले को मिलता है वेजेस और सैलरीज, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलता है और जो भी रेजिडुअल होता है वो एंटरप्रेन्योर अपने पास रख लेता है प्रॉफिट के नाम पे. अगर मैं खुद का पैसा लगाऊंगी तो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा बचा हुआ पैसा अपने पास रखूंगी, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? जितना मैंने लगाया था ऑब्वियसली उसको बाहर निकाल दो. तो अगर मैं किसी और से लेती हूँ पैसे उधारी पे तो मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगी, उसका भी भला हो गया कि उसको इंटरेस्ट मिल गया, और उसके बाद जो बचेगा मैं उसे अपना प्रॉफिट बना लूंगी. अब यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ मैं बोलूँ तो अकाउंट्स की, दिस इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज तीनों की कॉन्सेप्ट आ जाती है. बट अल्टीमेटली जो पॉइंट हमें समझना है ना, ये जीडीपी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा कर दिया, लेकिन आपको जब ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो आपको जीडीपी को एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज जीडीपी. तो आप अपना सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद यू हैव टू टेल दिस कि एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आती है एग्जिस्टेंस में, एक एंटरप्राइज को जब भी वो एग्जिस्टेंस में लाती है तो उससे प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन से पैसा जनरेट होता है जो कि अलग अलग लोगों में बंटता है. रेंट के नाम पे जाएगा, वेजेस और सैलरीज के नाम पे जाएगा, इंटरेस्ट के नाम पे जाएगा, प्रॉफिट के नाम पे जाएगा. हर एक इंसान की इनकम होएगी और जब सबकी इनकम बढ़ती है तो उन सारी इनकम्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ा है. और दूसरे नजरिए से देखें तो प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो जीडीपी का तो मतलब वो भी होता है कि एक साल में अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. सो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कंबाइंड वे में शो करते हैं कि भैया अगर कोई भी एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आएगा तो जीडीपी तो इंक्रीज होगा ही होगा. As rent and interest accrue to those who fuel and this and that, the biggest contribution of entrepreneurship lies in the capital formation. Okay, ये सब पॉइंट irrelevant है, इनको छोड़ सकते हैं आप. अगर आपने यही पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, it will be more than sufficient. So contribution to GDP में सिर्फ इतना ही. चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, that is capital formation. Now the question arises, what is capital? अगेन यहाँ पे भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि आई नो आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स वाली चीज़ों में. कैपिटल बस इतनी चीज़ होती है कि भैया जो भी हमें जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में, वेल्थ जनरेट करने में मदद करे, वो चीज़ हमारे लिए कैपिटल कहलाई जाती है. और इसको बिल्कुल क्रिस्प में बोलते हो मैं ये बोलूँगी, अगर कोई कंट्री की जीडीपी जा रही है ऊपर तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन भी बाय डिफॉल्ट माना जाएगा ऊपर जा रहा है, क्योंकि जीडीपी एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो एक भी बढ़ता है. तो हमने फर्स्ट पॉइंट को क्योंकि प्रूफ करके दिखा दिया कि जीडीपी बढ़ रही है तो इनकम हो रही है, तो वो लीड करेगी कि कैपिटल भी बाय डिफॉल्ट बढ़ रहा है एंटरप्राइज के एग्जिस्टेंस में आने से. इट सेज यहाँ पे ना थोड़ा सा टिपिकल वाला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ रेशियोज के बारे में बात हुई है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा बुक के उससे वो नहीं करूँगी. आल से यहाँ पे अगर आप खुद का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. मैं एक बार फिर भी पढ़ देती हूँ आपके लिए. ये बोलता है एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन इन इफेक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट augments the productive capacity of the economy and hence results in capital formation. In fact, GDP and capital formation are related to each other via capital output ratio, COR. More precisely, incremental capital output ratio that measures the percentage increase in capital formation required obtaining percentage. ओके, ये एक रेशो के बारे में बात करें कि भैया ये रेशो हमें बताता है कि अगर हमें जीडीपी में इतना उतार चाहिए या कैपिटल फॉर्मेशन में हमें इतना चढ़ाव लाना पड़ेगा अगर हमें जीडीपी में इतना चढ़ाव चाहिए तो, विच अल्टीमेटली शोज दोनों का रिलेशनशिप कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं आगे. बट ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी बुक में, मतलब अपनी आंसर शीट में लिखना. बेटर वे आप लिखिएगा कि कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपिटल क्या होता है और उसके बाद जीडीपी, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी और कैपिटल डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वैसे करके लिखिएगा. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आता है, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये क्या बोलता है वो पढ़ लेते हैं. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लेते हैं एक एग्जाम्पल.
इसको पहले वाइट कर दें ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए, अब मैं कौन हूं? मैं हूं पायल पोपली, लेकिन मेरे नाम के आगे एक डेजिग्नेशन लगी हुई है। वो कौन सी है? CS। अब एक दिन मैंने बोला चलो CS कर ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, मतलब क्यों एक डिग्री को ऐसे ही वेस्ट रखा जाए, है ना। तो चलो CS की फर्म खोल लेते हैं। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि एक CS की फर्म खोल ली जाए। अब फर्म खोलना मतलब काइंड ऑफ बिजनेस करना। अगर आपको नहीं पता, ये प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS फर्म्स, लॉयर्स फर्म्स जो भी होती हैं, ये सब क्या कर रही होती है? बिजनेस कर रही होती है। बस ये आपको प्रोडक्शन की जगह, मतलब गुड्स की जगह सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो मैंने CS का फर्म खोला और मैं यहाँ पे क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दूंगी, मतलब मैं उनको कोई सर्विस दूंगी, पर है ये बिजनेस ही। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बिजनेस शुरू हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैंने फर्म खोला है तो मैं ऑब्वियसली मैं कोई जगह देखूंगी एक बढ़िया सी ऑफिस के लिए और वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करूंगी। तो मैंने अपने लिए एक जगह देख ली। अब ये जगह धूल मिट्टी तो खाएगी, है ना। रोज गंदगी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से तो आएगी, मैं चाहे कितना भी क्लोज रखने की क्यों ना कोशिश कर लूं। तो वो गंदगी साफ करने के लिए मेरे को एक इंसान को हायर करना पड़ेगा। साफ सफाई वाले इंसान को मुझे हायर करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बंदे को हायर कर दिया मैंने, तो एक बंदे को हायर किया। अब इसके बाद मेरे यहाँ पे ना ड्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको नहीं पता ड्राफ्टिंग क्या होती है तो मैं बता दूं। जब भी लीगल पेपर्स बनते हैं तो उनको प्रॉपरली बनाया जाता है। उनको बनाने की जो कला होती है उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। CS हो जाए, लॉयर्स फर्म हो जाए, कोई भी हो जाए, ये सारे बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है वर्ल्ड में, कंट्री में, तो वो पेपर्स के ऊपर होती है। तो वो पेपर्स पे क्या लिखा जाएगा वो ड्राफ्टिंग में आता है। अगर आप आगे चल के CS करने वाले हैं तो ऐसे में आपको ड्राफ्टिंग करके एक सब्जेक्ट अलग से आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपको हाफ ऑफ योर लाइफ ड्राफ्टिंग में ही वो करनी पड़ेगी, व्हाट वी कॉल इट, बितानी पड़ेगी। सो ड्राफ्टिंग आपके लिए बहुत एसेंशियल होता है। ड्राफ्टिंग एक अलग से सब्जेक्ट भी है प्रोफेशनल में, CS में, एंड आई गेस बाकी जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आपको ड्राफ्टिंग हल्की फुल्की सिखाई जाती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने, ड्राफ्टिंग तो होती ही होती है। सो ड्राफ्टिंग मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि CS फॉर्म है। तो अब इसके लिए मैंने रखे 2-3 इंटर्न्स, सस्ते एम्प्लॉयज। इंटर्न्स को स्लैंग वे में सस्ते एम्प्लॉयज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे काम वही सारे लिए जाते हैं जो एम्प्लॉयज से लिए जाते हैं, लेकिन इनको पेमेंट के नाम पे 1000, 2000, 3000 रुपए पे कर दिया जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, हम लोग सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे घर वापस आने के लिए निकलते थे ऑफिस से, पूरा दिन वहां पे बिताते थे, एंड वी यूज्ड टू गेट 1500, 1200, 3000 ऐसा। सो मैंने 2-3 लोग इंटर्न्स के रूप में ड्राफ्टिंग के लिए रख लिए। अब मेरे यहाँ पे हुआ कि भैया कोर्ट में भी, NCLT में, नॉट कोर्ट में, ट्रिब्यूनल होता है, NCLT ट्रिब्यूनल सुना होगा शायद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दैट इज बेसिकली कंपनी लॉ के लिए बनाया गया एक स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देनी थी, इस ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंटेशन देनी होती है थी अक्सर मेरे क्लाइंट्स की। तो मैंने उसके लिए भी एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव रख लिया। ये भी CS था, बट ये मेरे अंडर रहेगा इस CS फॉर्म में। चलो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैंने बोला कि ऑफिस में बेसिक काम करने के लिए भी अपन को हल्का फुल्का स्टाफ चाहिए होगा। तो 2-3 लोग वो हल्का फुल्का काम करने के लिए हायर कर दिए गए। एंड उसके बाद अब भाई जो पैसा कमाएंगे उसका भी तो ब्यौरा रखना पड़ेगा ना, तो एक अकाउंटेंट भी हायर कर लिया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इनकम हो रही होती है वो अपना अकाउंटेंट खुद ही हायर करता है। कुछ बिजनेसेस में तो जो बहुत बड़े होते हैं, एक अकाउंटिंग करके एक अलग से सेगमेंट बनता है, डिपार्टमेंट बनता है, जिसमें नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं। सो मैंने अभी क्योंकि नया नया खोला तो मैंने एक ही अकाउंटेंट रखा है जो जर्नल एंट्रीज करेगा मेरे लिए। सो बिजनेस किसने खोला? मैंने खोला।
एंटरप्रेन्योर नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे अपने आप को, बट कॉन्सेप्ट सेम है। आप बिजनेस खोलो या एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप एंटरप्राइज खोलो, दोनों ही सिनेरियो में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। यहाँ पे मैं कोई यूनिक आइडिया नहीं लेके आई, तो एंटरप्रेन्योर तो नहीं होंगी, नॉर्मल बिजनेस वुमेन होंगी। तो बिजनेस मैंने खोला, फर्म मैंने खोली, लेकिन उसकी वजह से मैंने कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। एनसीएलटी में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीएस हायर कर लिया, स्टाफ 2-3 रखे, अकाउंटेंट रखा, प्यून रखा, ड्राफ्टिंग के लिए 2-3 इंटर्न्स रखे। तो मेरी वजह से कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, मिली कि नहीं मिली। और उसके बाद मैंने सुना कि भैया ऑनलाइन भी हमें अपनी प्रमोशन करनी चाहिए, तो ऑनलाइन ब्लॉगिंग के लिए भी मैंने एक बंदे को हायर किया और एक से पहले अपनी वेबसाइट बनवाई। तो वेबसाइट बनवाई, ब्लॉगिंग करवाई, तो ये भी यार मैंने दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। सो ये कहते हैं जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया, एक एंटरप्राइज का आइडिया लेके एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस करता है, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। सो हियर इट इज रिटन, generation of employment, every new business is a source of employment to people with different abilities, skills and qualifications. हर नया बिजनेस एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों के लिए जिनके पास अलग अलग किस्म की एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। As such, entrepreneurship became a source of livelihood to those who do neither have capital to earn interest nor they have land to earn rent. ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है जिससे वो इंटरेस्ट कमा सके, और ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है जिससे वो रेंट कमा सके, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। In fact, when they earn, what they earn is not only a livelihood or means of substance, but also a lifestyle for themselves and their families as well as their personal job satisfaction. ओके, ये बोलते हैं ना सिर्फ उन मतलब वो पैसा कमा पाते हैं, लाइवलीहुड का सोर्स उनके लिए बनता है, बल्कि एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनको पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। आप देखेंगे कभी भी कोई भी इंसान फ्लरिश करता है तो उसकी फैमिली भी उसके साथ फ्लरिश करती है। ये बात मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोली है, एग्जाम्पल्स के साथ भी बताई है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। सो इस तरह से कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से या एंटरप्रेन्योर की एग्जिस्टेंस में आने की वजह से जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। Now there is this another point, that is generation of business opportunities for others. दूसरों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकालना, ये कैसे होगा? ऐसे मानिए ये मैं हूं, अगेन अपना ये एग्जाम्पल दूंगी मैं, है ना, तो ये हूं मैं। वही पुराना वाला एग्जाम्पल है कि भैया हमने खोला है ताज़ा ताज़ा एक नया फर्म, कौन सा? सीएस के लिए। अब हर फर्म की ना अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ लोग इनकम टैक्स में वो होते हैं, कुछ लोग जीएसटी में होते हैं, कुछ सर्विस टैक्स में होते थे पहले, तो हर फर्म की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। मैंने अपने फर्म की स्पेशलाइजेशन रखी है ड्राफ्टिंग, ठीक है, मैंने अभी आपको ड्राफ्टिंग का मतलब बताया है, तो वही ड्राफ्टिंग मैंने अपने फर्म की बेसिक स्पेशलाइजेशन रखी है कि मेरा फर्म मैक्सिमम यही करेगा। अब भाई काफी बार तो ड्राफ्टिंग नॉर्मल A4 साइज पेपर पे होती है जब नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट बन रहा होता है, तो पर कई बार ड्राफ्टिंग स्टैम्प पेपर्स पे भी होती है। अब क्या था, मेरे ऑफिस के बगल में एक इंसान था जो स्टैम्प पेपर बेचता था, ऐसे टेबल लगा के स्टैम्प पेपर बेचता था, जो कि वाकई में होता भी था। हम लोगों को जब भी स्टैम्प लेना होता था हम उन्हीं अंकल के पास जाते थे एंड वो हमें स्टैम्प दे देते थे पैसे लेके। सो मैं मतलब ये स्टैम्प पेपर वाले का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चलता था, ये अपना कुर्सी चेयर तो लगा के बैठा हुआ था, कुर्सी चेयर सेम ही होता है, टेबल चेयर लगा के बैठता तो था, लेकिन इसका इतना बिजनेस नहीं चलता था। दिन में कभी हार्डली एक आधी स्टैम्प जाती थी जो कि 10-20 रुपए की जाती थी। अब जैसे ही मैंने ये ड्राफ्टिंग वाला काम शुरू किया तो मेरे यहाँ पे स्टैम्प पेपर ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए। स्टैम्प पेपर समझते हो ना क्या होता है? कभी मम्मी पापा के कोई पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हो तो उठा के देखना, स्टैम्प पेपर के रूप में होंगे। यहाँ पे नोट छपा होगा और नीचे लिखा होगा कुछ ना कुछ। आपके भी जो स्कूल वगैरह के एफिडेविट बनते हैं अक्सर उसी पे ही बनते हैं।
तो वैसा ही एक स्टैम्प पेपर था, मतलब ऐसे ही स्टैम्प पेपर का मेरे यहाँ पे यूजेज ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो मैंने करा इनसे कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला भाई साहब आप ना मुझे थोड़े से कम दाम पे स्टैम्प दो, तो मैं आगे आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे आने वाले जितने भी ईयर्स हैं मैं आप ही से स्टैम्प खरीदूंगी। तो ऐसे में इन भाई साहब ने बोला ठीक है, मेरा तो वैसे ही बिजनेस नहीं चलता, मुझे आपकी डील बिल्कुल मंजूर है। स्टैम्प पेपर में कमाई कैसे होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ, सुन लो। फर्स्ट से मैं 10 रुपए का स्टैम्प लेने गई हूँ। हर स्टैम्प की ना एक कीमत होती है, हर स्टैम्प पे छपा होता है कि ये 10 रुपए वाला स्टैम्प है, ये 20 रुपए वाला है, ये 50 का, ये 100 का, ये 500 का, ये 1000 का, ये 2000 का है। हर अगले काम के लिए आपको अलग किस्म का स्टैम्प चाहिए होता है। मतलब कुछ बेसिक काम होते हैं जो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो जाते हैं, कुछ बेसिक काम होते हैं जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो 2000 के स्टैम्प पेपर से ही शुरू होते हैं। तो ऐसे में आपको मतलब लॉ में लिखा हुआ है कौन से काम में आपको कौन से वाला स्टैम्प पेपर यूज करना है। तो आप अगर 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेने जाते हैं तो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा होगा 10 रुपए, ठीक है, 10 छपा होगा। और उसके बाद अगर ये बेच रहे हैं वो तो कैसे बेचते हैं कि 10 रुपए तो वो स्टैम्प का कलेक्ट करेंगे आपसे, और डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर से 5 रुपए आपसे लेंगे। तो ये ऊपर जो 5 रुपए आपसे लिया गया है ये होती है उनकी कमाई। सो 10 रुपए का स्टैम्प आपको 15 रुपए में पड़ता है। 10 तो भैया उस स्टैम्प की कीमत हो गई और 5 रुपए एक्स्ट्रा, समझे? इस तरह से स्टैम्प पेपर खरीदे जाते हैं। जब आप 12th कर लोगे और उसके बाद कुछ करना शुरू करोगे, कहीं इंटर्नशिप करोगे, तो यू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट जितना जल्दी हो ना उतना ये बेसिक चीज़ें सीख लो। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था कि मैं जब तक स्कूल में थी ना, मैं बिल्कुल वो मेंढक के कुएं का मेंढक होता है ना वैसी थी। मैं एक्सपोजर लेती नहीं थी, मुझे मतलब ही नहीं होता था दीन दुनिया से। मेरा यूँ होता था कि भैया जैसे वो घोड़े नहीं होते यहाँ पे कुछ लगा देते हैं कि भैया एक ही डायरेक्शन में देखना, मैं वैसे देखती थी। तो मैं ये आसपास होने वाली सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप तब आई लर्न ऑल दीज बेसिक थिंग्स। मुझे पीसी नहीं चलाना आता था ढंग से, वर्ड वगैरह ये सारा, इतना एक्सेल वगैरह यूज़ नहीं करना आता था, तो ये सारा मैंने इंटर्नशिप में सीखा। बट आई रेकमेंड आप लोगों को कि आप जितना जल्दी हर चीज़ सीख लो ना उतना आपके लिए अच्छी बात है। फिर आप इंटर्नशिप में और बेटर चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। मेरा तो इनिशियल 3-4 महीने ये बेसिक चीज़ें सीखने में निकल गया था, तो मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। सो स्टैम्प पेपर में मैंने इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हाँ हम ऐसे करेंगे, तू मुझे थोड़ा सा सस्ते दाम में स्टैम्प बेचियो और मैं हमेशा तुझसे ही स्टैम्प लूँगी। तो ऐसे में मेरा बिजनेस खुला, उसकी वजह से एक दूसरे बिजनेस को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई फ्लरिश करने की। सेम वे यहाँ पे A4 साइज पेपर जो बनाते थे, मैंने उन्हें बोला कि यार अब तो मेरे यहाँ पे बल्क में लगेंगे, आप तो कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ और बल्क में प्रोवाइड करो मुझे। पेन वगैरह, इंक वगैरह, प्रिंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। तो आई स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग विद पीपल। तो उसकी वजह से मेरा बिजनेस तो फ्लरिश करेगा, कल उनका भी बिजनेस फ्लरिश करेगा। जैसे मैंने आपको कभी एग्जाम्पल दिया हो कि बॉटल्स बनानी है। अब बॉटल्स बनानी है तो बॉटल्स बनाने वाले बिजनेस में, बॉटल बनाने वाला बिजनेस मैंने शुरू किया है, लेकिन इसमें भला किसका और भी हो जाएगा, प्लास्टिक बनाने वाले इंसान का। जिसने मुझे प्लास्टिक सप्लाई की होगी उसका भी तो बिजनेस फ्लरिश कर रहा होगा। जिसने मुझे मशीनरी दी होगी उसका भी तो बिजनेस फ्लरिश करेगा। मशीनरी वाले का इतना नहीं करेगा क्योंकि वन टाइम वाली ट्रांजैक्शन है, बट कहीं ना कहीं भला तो हुआ ना। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि भैया जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं बल्कि औरों के लिए भी खोलते हैं। As such, entrepreneurs touch the lives of many directly as well as indirectly. जो entrepreneurs होते हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को छूते हैं, कुछ की directly, कुछ की indirectly. Every new business creates opportunities for the suppliers of inputs. This is referred to as backward linkage, and the marketers of the output what is referred to as forward linkage. ये बोलते हैं भैया देखो, every new business creates opportunities for suppliers of inputs. थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सप्लायर्स ऑफ इनपुट मतलब प्रोडक्शन से पहले जो चीजें आती हैं उनको हम बोल देते हैं बैकवर्ड लिंकेज। अब प्रोडक्शन से पहले सप्लायर आपको इनपुट दे के जा रहा है तो ये क्या है, ये बैकवर्ड लिंकेज है। और एक बार प्रोडक्शन हो गई है, अब हम गुड्स को मार्केटिंग करवा रहे हैं तो ये होगा उसका फॉरवर्ड लिंकेज। प्रोडक्शन से पहले वाली चीजें बैकवर्ड कहलाई जाती हैं, प्रोडक्शन के बाद वाली चीजें फॉरवर्ड कहलाई जाती हैं।
As a pen manufacturer, you would create opportunities for refill manufacturer as well as for wholesalers and retailers of stationery products. इन्होंने पेन का एग्जाम्पल दे दिया कि भैया अगर तुम पेन का बिजनेस शुरू करते हो तो चलो बहुत बढ़िया, तुमने बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसके साथ तुमने किसका और भला कर दिया? रिफिल बनाने वाले लोगों का भला कर दिया। तुमने पेन ना बनाया हो तो उनका रिफिल बनाने का मतलब ही नहीं बनता था। एंड एट द सेम टाइम रिफिल बनाने वाले और साथ में जो आपके पेन की बिक्री करवाएंगे, जो स्टेशनरी पे आपके पेन रखे जाएंगे, उनका भी तो आपने भला किया। तो आप ना सिर्फ अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खोल रहे हो। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी, इसमें एक दो एग्जाम्पल और दिए हुए हैं बट वी आर स्किपिंग दिस क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा हो गया इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। They say you are aware that efficiency means to have greater output from the same input. Obviously हम सबको efficiency का मतलब तो पता ही है कि वेस्टेज को डिक्लाइन करते हुए मिनिमम आउटपुट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। सो ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंप्रूविंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग द यील्ड। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक मंत्र याद करना पड़ेगा कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज से कैसे मैं मैक्सिमम डिराइव कर पाऊँ, ये सोचना पड़ेगा। कम टाइम में कैसे ज़्यादा पढ़ पाऊँ, ये सोचना पड़ेगा। बीइंग स्टूडेंट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एफिशिएंसी लेवल। ठीक है, तो ऐसे ही हर बिजनेस का भी होता है। ये बोलते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि, क्योंकि देखिए उनके पास इनिशियली रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं, कोई उनके आइडिया पे ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अगर कोई नया आइडिया लेके आई हूँ तो बहुत सारे लोग अप्रीहेंसिव भी तो हो सकते हैं कि यार इसे पैसे दे कि नहीं दे। जैसे फेसबुक वाले बंदे के साथ हुआ था, मार्क के साथ। वो जब फेसबुक के लिए पैसे कलेक्ट करने गया तो काफ़ी सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके स्टार्टअप को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए बोला था कि भैया वी आर नॉट श्योर कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ऐसा किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ हो सकता है क्योंकि उसका आइडिया यूनिक है, उसका आइडिया अलग है, वो रेगुलर बिजनेस आइडिया नहीं लेके आया। तो जब आप कुछ यूनिक चीज़ें लेके आते हो तो वो चल भी सकती हैं, पिट भी सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको। तो ऐसे में कोई भी उसमें पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि उसका पैसा डूबेगा। भैया तुम्हारा क्या जाना है, तुम्हारा तो आइडिया फ्लॉप हुआ है, पैसा तो उसका डूबेगा ना। जैसे मैं एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड थी, वो बंदा था, उसने 2-4 स्टार्टअप्स पहले भी करे हुए थे ट्राई, और ही वांटेड टू बी अ बिग बिजनेसमैन, बट उसका हर अगला स्टार्टअप डूबा ही था। उसने पता नहीं कितने सारे लोगों के पैसे खा लिए थे, मेरी भी सैलरी नहीं दी थी। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आपके पैसे डूब जाते हैं और उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए जब भी पैसे लगाने वाले लोगों की बारी आती है नए स्टार्टअप्स में लगाने की, तो वो सोच समझ के लगाते हैं। सो इन लोगों के पास रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट होते हैं। अगर खुद के पास पैसा है तो ठीक है, वरना कहीं से अरेंज करना है तो थोड़ा वो होता है। तो ये कोशिश करते हैं कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा आउटपुट डिराइव कर ले। विद दैट ये कोशिश करते हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जब भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होता है, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ, पहले जैसे हम हाथ पे वो बनाते थे, व्हाट वी कॉल इट, रोटी हाथ पे बनाई जाती थी, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता होगा, 100 रोटियों का मान लो। उसके बाद वो आ गए, उसको क्या बोलते हैं, हमारे घर पे भी है, वो ऐसे प्रेस करते हैं और उसके अंदर पेड़ा रखते हैं तो वो रोटी बन जाती है पहले, तो फिर वो थोड़ी देर में सिक भी जाती है। तो वो आई, तो उससे प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, 1 घंटे में 100 की जगह 150 रोटी बनने लगी। उसके बाद ऐसी मशीन आ गई है जो पूरी घूमती है, उसमें पेड़ा भी नहीं रखने की जरूरत है, आप बस आटा रखो, वो आटा गूंदेगी, पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगी, फिर रोटी बना के पूरी एक लाइन घुमाते ही वो करके दे देगी। ये बंगला साहिब जो है ना गुरुद्वारा दिल्ली में, वहाँ पे लगी हुई है। इवन अमृतसर वाले गुरुद्वारा में भी लगी हुई है ये वाली पर्टिकुलर मशीन। तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है आर की, ये तो पता नहीं कितनी रोटियां बना देते हैं, 2-3 हज़ार रोटियां बना देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। तो क्या हुआ, पहले आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसा होता था, कम होता था। फिर आपके पास उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा। अब आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कम समय में आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे विद लेस वेस्टेज। जब हम हाथ से रोटी बनाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है ना, ख़राब हो जाती है, जल जाती है, ये हो जाती है। यहाँ मशीन से बनानी है, उसको पता है कितना सेकना है कितना नहीं सेकना, तो कुछ भी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे वेस्टेज काफ़ी कम रहती है एंड एट द सेम टाइम आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं और एफिशिएंसी आ पाती है आपके चीज़ों में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि जब मैं ब्रीफिंग दे रही थी तब भी मेंशन किया था कि पहले अगर किसी घर में एक बच्चा पैदा होता था तो उसके पेरेंट्स या तो सोचते थे ये डॉक्टर बनेगा, या सोचते थे ये इंजीनियर बनेगा, या सोचते थे ये लॉयर बनेगा, या सोचते थे ये टीचर बनेगा। मुझे नहीं याद कि मेरे पेरेंट्स के टाइम पे इन चारों के अलावा और भी कोई ऑप्शन होता था। हाँ, फार्मर भी कैन ऑल्सो बी अ, बिकॉज माई फादर वॉज अ फार्मर, सो फार्मर भी हो सकता है। ठीक है, यही 5 ऑप्शन हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद जिंदगी बड़ी चेंजेस आए हल्के फुल्के, इसमें CA, CS, डेंटिस्ट, इन सब का भी नाम जुड़ने लगा, आर्किटेक्ट। और आज की दुनिया अगर हम देखें, व्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, ये भी ऑप्शन आ गए। आप देख रहे हैं जिस तरह से वक्त बदलता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। जो काम करने का स्पेक्ट्रम था, जो ऑप्शंस थे लोगों के पास काम करके लाइवलीहुड अर्न करने के, वो बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, आज कितने सारे हो गए हैं। मतलब अभी मैंने देखा रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ क्या, एक की फैमिली के बारे में बात करती हूँ, वो तो अपने बेटे को मतलब स्कूल तक जाने के लिए फोर्स नहीं करता है। वो जो इंसान है, जो एक यूट्यूबर है, इज अ फेमस यूट्यूबर, वो अपने बच्चे को कभी फोर्स करता ही नहीं है कि स्कूल जा। उसने अभी से अपने बच्चे का एक इंडिविजुअल चैनल बना दिया है जिसको सिल्वर प्लेट तक मिल गई है। मतलब अभी तुम्हारा बच्चा 7-8 साल का है, उसको तुम पढ़ाई लिखाई का मतलब वो ना करके, फोर्स ना करके, तुम उससे ये सारे काम करवाने के लिए उसको वो कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। तो समझ रहे हो आज स्पेक्ट्रम कितना बढ़ चुका है। लोगों को चाहिए नहीं, उनको लगता है पढ़ने लिखने के बाद भी इतना बढ़िया तो कमाते नहीं जितना यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस बना के कमा लेते हैं, वही नाचते गाते कमा लेते हैं। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ गलत है। आई डू नॉट सपोर्ट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद आप क्या करना चाहते हैं दैट विल बी योर चॉइस, लेकिन पढ़ाई का ही मौका ना मिले आपको, वो तो गलत हो जाएगा। व्हाट इफ कल यूट्यूब बंद हो गया? हुआ था ना PUBG, कितने लोग क्या पैसा कमाते थे उससे, कितने लोग रोए गाए थे, गवर्नमेंट को इतना फोर्स किया था, कुछ हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। लड़कियां वो कौन सी साइट थी जहां से ज्यादातर कपड़े खरीदती थे सस्ते में, वापस आ पाई क्या? नहीं आ पाई। मिंत्रा पे उसके कुछ कपड़े आए हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव आए हैं। वो जो लड़कियां पहले सस्ते में खरीदती थी 300-400 में, वो 3000 की चीजें थोड़ी ना खरीदेंगी। सो व्हाट इफ कल यूट्यूब ही बंद हो जाए? ये सोच के तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मैं भी यूट्यूब के थ्रू ही आपसे कनेक्टेड हूँ। बट सोच के देखिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लूंगी। लेकिन व्हाट इफ जिस बच्चे ने पढ़ाई की ही नहीं यूट्यूब के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, फेसबुक रील्स के चक्कर में, वो क्या करेगा लाइफ में फिर? अब ये मत बोल देना कि कोई और चीज आ जाएगी, MX वो नाचने गाने वाला आ जाएगा। नहीं, वो बात कभी नहीं बन पाती। सो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज डिफाइंड रखो। बीच में कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया था कि नथिंग कैन रिप्लेस योर एजुकेशन। तब मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम थैंक यू सो मच, आपने ये पोस्ट शेयर किया। क्योंकि कई बार ना जब हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं और वो ऐसे वीडियोज़ डाल रहे होते हैं नाचने गाने वाले, फेमस हो जाते हैं, तो उनको देख के कहीं ना कहीं हमें लगता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें भी यही सब काम शुरू कर देना चाहिए। बट आपके इस पोस्ट ने हमें मोटिवेट किया। सो आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स कि प्लीज़
आपको लाइफ में आगे नाचना है, गाना है, कुछ भी करना है, लेकिन कभी भी पढ़ाई को साइडलाइन मत करना। ये एक ऐसी चीज है जो आपका हमेशा एक बैकअप प्लान बन के चलेगी आपके साथ। चलिए वापस आते हैं। तो ये पहले जो स्पेक्ट्रम था हमारा वो बहुत छोटू सा था, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और आज तो वो इतना बढ़ गया। थैंक्स टू व्हाट? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इनोवेशन किया ही नहीं होता, अलग अलग लोगों ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं होता, क्या हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते? ब्लॉगिंग का ऑप्शन आई वॉन्ट से बेकार है, क्योंकि इससे भी आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, मैं पर्सनली भी सजेस्ट करती हूँ, मेरे खुद के चाचा के बेटे को, मतलब मैंने उसको ब्लॉगिंग का आइडिया दिया कि तू बैठ के ब्लॉग्स लिख, जो भी तू पढ़ता है जस्ट राइट इट डाउन एंड स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड कि भैया मैंने ये लिखा है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आपकी एजुकेशन भी बूस्ट होती है। आपकी कुछ गलती होगी, लोग रेकमेंड करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट मोर थिंग्स। पर ये सब चीज़ें तो फर्जीवाड़ा है। हाँ, यूट्यूब पे आप कुछ प्रोडक्टिव करो जैसे हम लोग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। चलिए, so it says development does not merely mean more and better of the existing, it also and more crucially means diversification of economic activities। ये बोलते हैं डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता हमेशा बड़ा और ज़्यादा, कभी कभी इसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। Economic development is also constrained by the supply side pressures resulting in this enterprise this and that। Okay, ये सारा कंटेंट आपके बुक से लिया हुआ है, आपको चाहिए तो आप रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। इसको हम दो वे में इंटरप्रेट करेंगे। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इसकी ये रहेगी कि देखो, जब भी हम कहीं पे एंट्री लेना चाहते हैं, फॉर से आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे पता नहीं नीट जी ये पता नहीं किस किस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। आई वॉन्टेड टू बिकम अ CS, आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम अ CS, इट जस्ट हैपेंड। तो चलो मानो आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एल्स, ठीक है, तो मुझे उसका एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे क्लियर करना पड़ेगा एंड देन आई विल गेट एडमिशन इन दैट, जैसे मैंने CS में किया था। समबडी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, पेपर देगा तब जाके इंजीनियर बनेगा। समबडी वॉन्ट्स टू बी एन IAS ऑफिसर, पेपर देगा, 10 बार पेपर देगा, फिर पेपर देगा, फिर इंटरव्यू क्लियर करेगा, फिर उसके बाद जाके IAS ऑफिसर बनेगा। यही होता है। सो आपने इतने सारे फेजेस क्लियर किए एंड देन यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब हर किसी में आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग, कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट पड़ी, लेकिन एंटरप्रेन्योर में ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को बस एक आइडिया लाना है और उसे एग्जीक्यूट करना है, नो टेस्टिंग नथिंग, मतलब कोई ऐसा फॉर्मल टेस्ट नहीं होगा या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी उसके ऊपर। आपको बस नया आइडिया, उसका एग्जीक्यूशन, बस उतनी डेयरिंग संभाल के रखनी है अपने पास। सो ये बोलते हैं कि भैया कभी भी आप सोचें कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो वहाँ पे मैटर नहीं करेगा तुम SC हो, ST हो, लड़की हो, लड़का हो क्या नहीं हो, इट डजंट मैटर, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको बाइंड करके रखे। फर्स्ट थिंग इज तो दिस। सेकेंड इंटरप्रिटेशन इसका ऐसे हो सकता है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, मेरे घर के पास, मतलब मैंने जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खोली है वो घर के पास जगह है, और उस पूरे एरिया में बहुत ही बैकवर्ड लोग रहते हैं जिनकी इतनी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हो पाई है, इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं है, सब नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैंने उन्हें अपने जॉब में रख लिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया क्योंकि वो पास रहते थे। उनका भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरा तो हुआ ही हुआ कि मुझे सस्ते में आई गॉट द लेबर, बट उनका भला हुआ कि नहीं हुआ? दे गॉट द इनकम थिंग। सो दो वे में इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकता है कि पहला ये कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी फॉर्मल रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि भैया देखिए आप अपने आप को तो डेवलप करते ही हो, अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको भी डेवलप करते हो। सो दोनों एक्सप्लेनेशन इज वैलिड, और चाहे तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। Entrepreneurship in its natural habitat, that is small business, is a great leveler।
यू मे सी फ्रॉम टेबल ऑन मार्जिनलाइज ग्रुप्स, छोड़ दीजिए इसे, दैट स्मॉल स्केल दिस एंड दिस एंड दैट एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। ये जो पॉइंट मैंने आपको पहले समझाया और दूसरा पॉइंट ही जो मैंने आपको बाद में समझाया, दोनों ही लिखे हुए हैं, दोनों आपकी बुक से ही कॉपी की गए हैं, एनसीईआरटी से, तो डायरेक्टली वहीं से रीड कर लीजिएगा। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ और डायरेक्टली शिफ्ट कर रही हूँ हमारे fostering the spirit of exploration, experimentation and daring वाले पॉइंट पे, दैट इज द लास्ट पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फंक्शन, मतलब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट्स में। It says economic development, among other things, require breaking away from the shackles of traditions and beliefs that restrict growth. For example, if crossing the seas were a taboo, there would have not been an international trade and okay. बहुत पुराने ज़माने में अगर कोई सी क्रॉस करता था तो ऐसा माना जाता था इसने कुछ पाप कर दिया, ऐसे इंसानों को बॉयकॉट कर दिया जाता था। हिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री में ऐसा होता था। कोई अगर सी क्रॉस कर लेता था तो वो इंसान, मतलब ऐसा माना जाता था आउटकास्ट कर दिया गया उसे, मतलब उसको बॉयकॉट कर दिया जाता था, उससे बात नहीं की जाती थी, उसको पापी माना जाता था और पता नहीं क्या क्या कंसिडर किया जाता था। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई सीई क्रॉस नहीं करेगा, एक नेशन से दूसरे नेशन कहाँ जाएगा, एक एरिया से दूसरे नेशन कैसे जा, दूसरे एरिया में कैसे जा पाएगा। सो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि अगर सी क्रॉस करना एक टैबू है, टैबू मतलब ऐसी चीज़ जो रिस्ट्रिक्ट की जाती है, मना की जाती है, सही कंसिडर नहीं की जाती है, अगर वो टैबू होता आज की डेट में भी, आज की लाइफ में भी, तो कोई कैसे ही डेवलप कर पाता। द एस्टेब्लिश्ड वेज ऑफ लाइफ, मतलब एक ने अगर वो चीज़ क्रॉस की, दूसरे ने उसको देखा देखी की, तीसरे ने उसको देखा देखी की, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट आज का दिन आज डेवलपमेंट हो गई है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, पेड़ काटने लगते हैं लोग बाग, मतलब डेवलपमेंट के लिए, तो कोई की मान्यता होती तो वो पेड़ को नहीं मतलब काटने देता। अब एक नहीं काटने देगा, उसको देखा देखी दूसरा नहीं काटने देगा, एक परमिशन दे देगा तो दूसरा देखा देखी परमिशन दे देगा। तो वही चीज़ है कि इंडिया में स्पेशली ऐसा होता है कि देखा देखी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर एक इंसान एंटरप्राइज खोलेगा, दूसरा देखेगा अरे ये तो बहुत सही कमा रहा है, तो बहुत सही कर रहा है। जैसे मैंने भी अपने बारे में बोला था, मैं भी ऐसी हूँ आजकल, मैं जो भी चीज़ देखती हूँ मुझे लगता है अरे यार मैं भी ऐसा कर लूँ, मैं भी ये कर लूँ, पता नहीं क्यों कुछ नया ट्राई करने की वो है। और ये चीज़ मेरे में बचपन से है। मैं कभी भी मतलब एक वो होता है ना कि एक इंसान जो एक ही लाइन में चलता है, एक ही चीज़ करता है कि कॉमर्स से एसोसिएटेड है तो कॉमर्स से ही एसोसिएटेड है, उसी से रिलेटेड काम करिए। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करा हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जाना है, कॉमर्स में भी जाना है, लॉ का भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, हर चीज़ की तरफ जाना है। और मेरे को लाइफ जीना ऐसा ही पसंद है कि थोड़ा थोड़ा करो लेकिन सब करो। सो वही चीज़ यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, आप एक चीज़ में पैर रखते हो, दूसरा आपको देखा देखी उस चीज़ में पैर रखेगा, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से उसको देख के और 4 लोग उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली भला किसका होगा? पूरे इंडिया का भला होगा, पूरी इकोनॉमी का भला होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू देयर एंटरप्राइज। अभी तक हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी एंटरप्राइज के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, और थर्ड है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। एक एक करके इसको समझेंगे। यहाँ पे आते हैं अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग में। अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल फिर से ले। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें एक इंसान था जो मंदिर गया एंड ही सॉ कि मंदिर के बाहर फूलों के क्या लगे हुए हैं? ढेर लगे हुए हैं। और उन फूलों के ढेरों को देख के इसको आइडिया आया कि क्यों ना इन फूलों का इस्तेमाल करके मैं कुछ बनाऊं। इससे एनवायरनमेंट की जो तकलीफ है ये फूलों की गंदगी की वजह से, मतलब फूल गंदे होते नहीं है लेकिन जब वो बासी हो जाए तब तो वो गंदे ही दिखते हैं ना, और उन पे मक्खियाँ मच्छर सब बैठते हैं।
तो ये फूलों की जो गंदगी थी उससे निजात पवाने के लिए, सोसाइटी इससे दूर हो जाए, सोसाइटी से ये दूर हो जाए एक्चुअली, तो इन भाई साहब ने क्या किया, अगरबत्ती का बिजनेस चलाया, जिसमें इन्होंने इन फूलों को इस्तेमाल करके अगरबत्तियां बनाई। ये था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग की। हम दिन भर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। सो ऐसे में हर अगली जगह हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है जहां से हम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि उसे कहीं से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लानी है, ताकि वो एक एंटरप्राइज सेट कर सके। उसे ऐसा दिमाग, ऐसा शार्पनेस चाहिए कि वो देखे एंड ही विल बी लाइक हाँ यार ये किया जा सकता है। जैसे इस इंसान में था, इसने देखा ये फूल पत्तियां जो भी थे यहाँ पे, इसके साथ 100,000 लोग और होंगे जिन्होंने ये सारी चीजें देखी, लेकिन किसी के दिमाग में वो आइडिया आया जो इसके दिमाग में आया? क्या किसी ने इस चीज को एज दैट अपॉर्चुनिटी लिया जो इसने लिया? नहीं। अपॉर्चुनिटी के रूप में किसने लिया इस चीज को? इस पर्टिकुलर इंसान ने। तभी तो ये एंटरप्रेन्योर बना। सो एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन एंटरप्राइज के लिए ये होता है कि वो जो भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उनमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढे। जब वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, उसको लोकेट करेगा और उसे अपने लिए यूज करेगा, दैट टाइम ही विल बी नोन एज अ परफेक्ट एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट फंक्शन तो इसका यही हो जाता है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी एक्टिवली सर्च्ड फॉर। One may rely on personal observation, discovery और invention। ये बोलते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा निरंतर ढूंढते रहनी पड़ती है। उसके लिए आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स एंड एक्सपीरियंस और मे ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आपके दोस्त, भाई, बंधु, सखा, रिश्तेदार क्या बोलते हैं उनकी भी सुनो। कई बार मैंने देखा है, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, लाइक पहले हम क्या करते थे, हम इटारसी भोपाल से 2 घंटे का डिस्टेंस है, 2-1.5 घंटे का, और वहाँ पे मेरे पैटर्नल फैमिली रहती है, तो हम अक्सर वहाँ पे बस से ट्रेन से जाया करते थे। अब तो गाड़ी से जाते हैं क्योंकि अच्छे रास्ते बन गए, पहले अच्छे रास्ते नहीं थे तो ट्रेन से जाया करते थे। अब वो 1.5 घंटे की ट्रेन में कई बार ऐसा होता था, 1.5 घंटे की ट्रेन में नींद तो आती नहीं है ना, उसमें जागते ही रहते हैं अपन। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। उनकी बातें सुनो, उनके ओपिनियन सुनो, वो क्या बात करें। बहुत बार मुझे ऐसा होता था, आइडियाज वहां से आते थे। जब मैं खुद अपना बिजनेस स्टडीज का पेपर लिखती थी ना, आई यूज्ड टू राइट दोज आइडियाज कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वहां से आई यूज्ड टू टेक आइडियाज। तो यही होता है, आप खुद के आइडियाज, खुद की ऑब्जर्वेशन से भी आप कुछ ना कुछ स्पॉट कर सकते हो। नहीं आ रहा, लोगों से डिस्कस करो, लोगों से बात करो, मे बी उनकी बातों में तुम्हारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाए। बहुत बार ऐसे हो जाता है। सो ये सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर दूसरों के साथ डिस्कशन से भी लाई जा सकती हैं। ऑल्टरनेटिवली वन में रिलाई ऑन पब्लिश रिपोर्ट, सर्वेज एंड द लाइक। अगर मान लीजिए कोई दोस्त बंधु नहीं है तो गूगल है, गूगल सबके लिए है। गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, रिसर्च पेपर्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, सब आजकल मिल जाते हैं ऑनलाइन आपको, वहां पे पढ़ो कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ छुपी हुई है, क्या पता कहीं से निकल जाए तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है नारायण रेड्डी का, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो बेटर है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज ऑब्जर्वेशन मीन्स सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग विद अ पर्पस, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग प्रीसपोजेस टेंडेंसी टू लुक एट थिंग्स एंड फिनोमेना फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये बोल रहे हैं, देखता हर इंसान है, समझता हर इंसान है, खुशबू लेता हर इंसान है, लेकिन उसमें से एक एंटरप्रेन्योर की, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की पॉसिबिलिटी निकालना, अपॉर्चुनिटी निकालना, ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है। जैसे अगरबत्ती के एग्जाम्पल में वो पर्टिकुलर ढेर हजारों लोगों ने देखा, लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? हम देखते हैं आए दिन कोकोनट के वो जो छिलके होते हैं वो मंदिरों के बाहर ऐसे ही पड़े होते हैं, जो नाली होती है उसमें से दूध निकल के आ रहा होता है।
चाहे तो हम भी उन सब चीजों को देख के सोच के कुछ ना कुछ इनोवेटिव ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आई हैव सीन जो घरों से बाल निकलते हैं छोटे छोटे, वो इकट्ठे करके विग वालों के वहां पे भेजते हैं, वो विग बना के भेजते हैं, फिर उनको कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। देयर इज दिस वेबसाइट, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट्स नेम। वो क्या करती है, वो जिनके बहुत एक्सट्रीम बड़े बाल होते हैं ना, उनको बोलती है कि इफ़ यू वांट तो आप अपने 4 इंच 3 इंच बाल काट के हमें भेजिए, और रिटर्न में उन्हें सर्टिफिकेट देती है और उन बालों से वो विग बनाती हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। मेरे को जब पता लगा था दैट टाइम मेरे इतने इतने से ही तो बाल हुआ करते थे, तो मैं भेज नहीं पाई थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने भेजे थे, उसके बहुत लंबे बाल थे, तो उसने इतने काट के भेजे थे। इट्स अ नोबल कॉज, मतलब बहुत अच्छा फील होता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो। सो ये सब चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग में, कि सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये वाली पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ अस हैव अ कंज्यूमर माइंडसेट। बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात लिखी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अपने आप को भी इसी में कंसिडर करूंगी, जिनका कंज्यूमर माइंडसेट है। हम उस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पाते कि यार इससे भी कुछ बन सकता है, इससे भी कुछ हो सकता है। जैसे भोपाल में ना एक ढेर है, मतलब एक जगह है जहां पे माउंटेन बना हुआ है। पता है किसका? गंदगी का। पूरे भोपाल की जितनी गंदगी होती है सारी वहां पे जाती है, और उस माउंटेन के पास से तुम निकल जाओ 1 किलोमीटर दूर से तुम्हें पता चल जाता है कहीं आ गए हैं। ऐसी दिल्ली में भी है, ओखला और एक और जगह है, 2 ऐसे पहाड़ हैं दिल्ली में जहां पे पूरे दिल्ली का गंदगी जाता है। हम लोग उसे कैसे देखते हैं? हम उसके पास से निकलेंगे, यूं करेंगे, है क्या बदबू आ रही है, छी छी नाक ढक लो, ये कर लो वो कर लो, जल्दी निकलो, जल्दी गाड़ी चलाओ। हम लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहां पे जाके देखते हैं कि इस गंदगी का क्या किया जा सकता है, और ऐसे लोग फिर वेस्ट मैनेजमेंट की फैक्ट्री सेट करते हैं, और ऐसे लोग वेस्ट मैनेजमेंट की फैक्ट्री सेट करके उस ढेर को अच्छे यूजफुल पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं और पैसा कमाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, उसका हस्बैंड, ही इज अ भंगार बोलते हैं ना जिनको हम, कि जो घर में टूटे वूटे चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं हम लोगों से, वो वाला काम करते हैं ऑन अ बिग स्केल, लाइक लार्ज स्केल आई शुड से, बहुत बड़े स्केल पे है वो भंगार। लेकिन वो जिस स्केल पे काम कर रहे हैं और जो पैसे छाप रहे हैं, इतने तो हम नहीं छाप रहे होंगे, बताओ जरा। सो बेसिकली क्या है कि आपको बस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। किसने सोचा, मतलब कोई सोच सकता है, तुम सोच सकते हो पढ़ लिख जाने के बाद, मतलब उस बंदे ने इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज एंड ही इज लिविंग इन नोएडा एंड ही इज हैविंग अ गुड रेपुटेशन, उसकी फैमिली की बहुत अच्छी वो है, बहुत रिच है, एक्सट्रीम रिच है। कभी सोच सकते हो इतना रिच इंसान गंदगी का काम करता है, भंगार वाला काम करता है? देखी ना उसने अपॉर्चुनिटी। तुम प्लान कर सकते हो अपने लिए कि यार भंगार वाला काम करें, तुम सोच ही नहीं पाओगे इतना बड़ा। अब दिल पे मत लेना ना, तुम में मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो हैविंग द कंज्यूमर माइंडसेट कि हम उतने दूर का सोच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट चाहिए, जिसमें आप सोच सके उस पे से कि यार इसके साथ ये भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। सो इट सेज, if we see any object of desire, maybe a pen, laptop, latest model of mobile phone, or somebody eating pizza or burger, we crave to have the same thing for ourselves. हम तो बस इतना ही रह जाते हैं बीइंग कंज्यूमर माइंडसेट वाले। हम दूसरे को देख के, जैसे मैं कल मतलब पिछली वीडियोस में ही बोल रही थी आपको कि मैं तो जो देखती हूँ मेरा मन होता है मैं ये ले लूँ। उस दिन मैंने किसी को आई वॉच पहने हुए देखा, आई वाज लाइक अच्छी लग रही है। फिर मैं घर गई और मैंने फट से एप्पल स्टोर पे, मतलब ऑनलाइन एप्पल स्टोर पे गई, फिर मैंने आई वॉच देखी, फिर मैंने उसका प्राइस देखा, फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि इट्स टू एक्सपेंसिव। स्पेंडिंग 50,000 54,000 आई शुड से ऑन अ वॉच इज डजंट मेक सेंस टू मी, बट आई विश टू हैड दैट। तो ये चीज़ यही बोल रहे हैं कि भैया हम जब भी किसी को बर्गर पिज़्ज़ा और ये सब खाते हुए देखते हैं, कुछ भी करते हुए, कुछ बढ़िया सा लैपटॉप को आईफोन वाईफोन लेते हुए देखते हैं, हमारा मन होता है हम भी ले लें। हम ये नहीं सोचते हम वो काम बना लें, बड़ा नहीं सोचते, यही दिक्कत हो जाती है।
The entrepreneurial mind, on other hand, starts working out what would be the market size, where to procure it from, where, at what price will I be able to woo the customers from the existing. अच्छा, I'll mention my brother's name here. मेरा छोटा भाई प्रतीक, वो ना बचपन से उसकी आदत थी, उसको ना गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो जब भी आता था ना हमारे यहाँ पे, हमारे कॉलोनी है तो कॉलोनी में नीचे ना पार्किंग लॉट है, तो वहाँ पे सब गाड़ियाँ वो रहती हैं पार्क। तो हम रात को कभी भी निकलते थे ना, वो हर गाड़ी के पास जाके ना उसके ग्लास में से झाँक के देखता था इस गाड़ी में क्या है। उसका माइंडसेट ऐसा है। आई एम प्रीटी श्योर अगर कभी वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गया ना, ही विल बी अ गुड वन। उसका दिमाग ऐसे चलता है कि क्या मार्केट साइज होगा, कितना है, कैसे शेयर है, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मेरे भाई का भी ये बहुत स्ट्रांग है, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ। सो कुछ लोगों में बाय डिफॉल्ट ये होता है, बट ऐसा नहीं है, आप सीख नहीं सकते हो, आप चाहो तो आप सीख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वरना अपने अंदर लाओ, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे सेकंड फंक्शन पे, जो कि एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है अपने एंटरप्राइज के लिए, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग। अब इसका क्या मतलब है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी। मानो ये आप हो, अब आपके पास मतलब आपके अंदर है एंटरप्रेन्योर वाली कुछ क्वालिटीज, ठीक है। पहली बार तारीफ कर रही हूँ आप लोगों की, ले लो अच्छे से। आपके अंदर थोड़ी एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज हैं। अब आप बनाना चाहते हैं एक बिजनेस, आपने सोचा, मतलब जो फर्स्ट स्टेप था कि अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, तो आपने अपने आसपास अपॉर्चुनिटी देखी और आपको ये रियलाइज हुआ कि आपके घर के पास आपको बहुत इजीली प्लास्टिक अवेलेबल हो सकती है। वैसे तो प्लास्टिक का यूज़ जितना कम हो उतना बढ़िया है, बट स्टिल मान लो एग्जाम्पल में ही मान लेते हैं, हम उसको ले रहे हैं। तो आपने देखा कि फिजिबल रेट पे सही तरीके से आपको प्लास्टिक मिल सकती है, तो आपने सोचा चलो प्लास्टिक का ही कोई बिजनेस करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भैया प्लास्टिक का तो बिजनेस करना है, लेकिन एग्जैक्टली बनाना क्या है, क्या बनाओगे। प्लास्टिक से तो चेयर भी बन सकती है, प्लास्टिक से पेन भी बन सकता है, प्लास्टिक से बॉटल भी बन सकती है, प्लास्टिक से टॉयज भी बन सकते हैं, प्लास्टिक से बॉक्सेस भी बन सकते हैं, बकेट्स भी बन सकती हैं। पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, एग्जैक्टली तुम क्या बनाना चाहते हो। चलो फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, तुमने डिसाइड किया तुम बकेट्स बनाना चाहते हो, ठीक है। तो पहला डिसीजन तो तुम्हारा यही हो गया। पहला डिसीजन क्या था कि किस बिजनेस लाइन में जाना है, बिजनेस लाइन के बारे में सोचा, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर लिया। नाउ बकेट बनानी है तो किस साइज की बनानी है, किस मार्केट के लिए बनानी है, हल्की क्वालिटी में बनानी है या बढ़िया क्वालिटी में बनानी है, पतली बनानी है या मोटी बनानी है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और उसमें से फिर आप सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट से आपने सिलेक्ट कर लिया कि पतली क्वालिटी वाली बनाएंगे हम, पतली क्वालिटी छोटे साइज की, ठीक है। फिर मार्केट देखो, तो आप देख रहे हो कितनी चॉइस लगेगी, आप खुद भी डिसाइड करो। 12th कर लिया तुमने, मतलब 12th में तुम हो, अब इसके बाद तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले ये देखोगे तुमने क्या किया हुआ है। फर्स्ट से कॉमर्स किया हुआ है, पीसीएम है, पीसीबी है। फिर कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो देखोगे, उन ऑप्शंस में तुम्हें किस में जाना है वो देखोगे, क्या करना पड़ता है उसके लिए वो देखोगे, फिर जाके कहीं करोगे। सो इतनी लंबी लाइन तुम्हें पूरी क्रॉस करके जानी पड़ेगी। और यही चीज ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं
कि भैया एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसे 0 लेवल तक सोचना पड़ता है कि क्या, कैसे, कब, क्या करना है. While the environment scam leads to the discovery of more generalized business opportunities, स्कैम नहीं है ये, स्कैन है. एनवायरमेंट स्कैन मतलब स्कैनिंग करना है एनवायरमेंट की कि मेरे लिए कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल हो सकती है. तो while the environment scan leads to discovery of more generalized business opportunity, there is a need to zero in on it to a specific product or service idea. बिजनेस मतलब स्कैनिंग करने पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख सकते हैं, लेकिन आपको 0 लेवल तक सोचना पड़ेगा कि क्या, कहाँ, कैसे करना है. बिल्कुल स्पेसिफिक कि हाँ मुझे पता होना चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है. For example, trade liberalization since WTO has resulted in export opportunities, but the question is what to export and where. ये बोलते हैं जैसे कि 1991 में वो आए थे अपने LPG, लिबरलाइजेशन के चलते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी सिंपल हो गया. बट आपको ये सोचना, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी देख ली कि हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या करना है, कौन से नेशन के साथ करना है, इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करना है, कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें भी तो डिसाइड करनी रहेंगी. You may have to compile a country product matrix to be able to decide this. आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. This way you may arrive at product market combination showing the fastest growing import export. ये example का ही आ गया है. Deciding on the product offering makes the highest demand on entrepreneurs' creativity and innovativeness. Yet in a competitive environment, it is possible to differentiate your product offering even if the generic product is the same and services the same level. Okay, that's it. चलिए अब हम चलते हैं हमारे फिजिबिलिटी एनालिसिस पे. नाउ व्हाट इज दैट? ये हमारा लास्ट पॉइंट है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू देयर एंटरप्राइज में. इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, सो तसल्ली से देखिए इस लास्ट पॉइंट को. सी, जो आप प्लान कर रहे हो कि हाँ आपको ये प्रोड्यूस करना है, आपने सब सोच लिया उसके बारे में, वो फिजिबल भी तो होना चाहिए. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट से बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने, क्योंकि उल्टा सीधा एग्जाम्पल है तो मैं आपका नाम लूंगी, आपने सोचा है कि मुझे जो एंटरप्राइज खोलना है, मुझे जिस तरह का एंटरप्रेन्योर बनना है, उसमें मैं लोगों को डिलीवर करूंगा आसमान के तारे. आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? आसमान के तारे. How weird is that? कैसे सोच लेते हैं आप ऐसी चीज़ें? क्या आप ये डिलीवर कर सकते हैं? Is it feasible? Is it even possible? Answer is no. So सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट पे आप बो डाउन कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली फिजिबल ही है, पॉसिबल है करना या नहीं है. पॉसिबल होगा तभी सोचोगे. ऑब्वियसली इतना दिमाग तो आप चला ही लोगे. उसके बाद जिस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, क्या वो उसी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है? फॉर से मैं इस पेन को ऐसे बनाना चाह रही हूँ, क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं इस पेन को वैसे बना पाऊँ बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वे में? दैट्स द सेकेंड थिंग. उसके बाद मैं बना पा रही हूँ इस पेन को ऐसे जैसे मैंने प्लान किया है, लेकिन क्या मैं बजट में इसे बना पा रही हूँ? मान लीजिए नॉर्मल पेन है, नॉट द डिजिटल वन. इसकी मैक्सिमम कीमत क्या हो सकती है? कितना एक इंसान पे करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं ज़्यादा अमीरजादों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ जिसको डेली बेसिस पे पेन यूज़ करना होता है. वो कितना स्पेंड करेंगे एक पेन पे? मैक्स टू मैक्स. मैं जब आई यूज टू यूज़ पेन, मतलब अब तो इतना कोई लिखने वाला काम होता नहीं है, लेकिन जब मैं पहले पेन इस्तेमाल किया करती थी, मैं मैक्स टू मैक्स 5 रुपये या 10 रुपये मैं स्कूल में इस्तेमाल करती थी, 10 रुपये वाला, क्योंकि बहुत सारे आई यूज टू स्टडी इन DPS और वहाँ पे तो अमीरजादे आते हैं, वो 60-60 रुपये का पेन लेके आते थे, तो 10 रुपये का पेन तो रखना पड़ता था वहाँ पे. सो वहाँ पे आई यूज टू यूज़ 10 रुपीज़ का पेन. लेकिन कॉलेज में आई जम्प टू 5 रुपीज़ वाला पेन. 2 रुपये वाले पेन भी इस्तेमाल किए हैं मैंने एट टाइम्स. पेपर लिखे हैं 2-2 रुपये वाले पेन से. वो अलग बात है कि मेरा भाई 60 रुपये से नीचे वाले पेन पे तो कभी जाता ही नहीं था. हम दोनों मिडिल क्लास वाले में से हैं. सो बेसिकली एक मिडिल क्लास वाला कितना स्पेंड करेगा एक पेन पे? हद से हद 10 या 20.
तुमने 1000 रुपए डेली यूजेज वाले पेन का रख दिए, क्या वो खरीदेगा? आंसर तुम्हें पता है। सो 3 चीजें जो तुम्हें फिजिबिलिटी में देखनी होंगी। फर्स्ट ये है कि जो तुम प्लान कर रहे हो बनाने का, क्या वो चीज पॉसिबल है या नहीं है। सेकेंड चीज ये रहेगी कि अगर वो पॉसिबल है तो क्या तुम्हारे पास वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, वो रिक्वायर्ड मशीनरी है जिससे तुम वो पर्टिकुलर चीज बना सकते हो। और थर्ड चीज ये रहेगी कि तुमने बना भी लिया है, बट क्या तुम उसे कॉस्ट सेव्ड मैनर में बना पाए हो, इतने में कि लोग उसे लेने के लिए तैयार हो जाएं, उतने पैसे में ही तुम्हें बनाओ। ये ना हो कि तुम 1000 रुपए की चीज बना रहे हो लेकिन मार्केट सेट करने के लिए तुम उसे 10 रुपए में बेच रहे हो। 900 रुपए का घाटा लेके कोई अक्लमंद बिजनेस नहीं करेगा। सो फिजिबिलिटी टेस्ट में ये बोलते हैं, एनालिसिस में ये बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफरिंग आइडिया मस्ट बी टेक्निकली फिजिबल। टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, दैट इट शुड बी पॉसिबल विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ रियलिटी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रियलिटी में नहीं होती है। मैं बताऊं, व्हेन वी वर किड्स, मेरा भाई मुझसे 1-1.5 साल ही बड़ा है, तो हमने अपना बचपन ऑलमोस्ट साथ में ही गुजारा है पूरा का पूरा। तो उसको ना बहुत अलग अलग आइडियाज आते थे। ही हैज़ अ वेरी शार्प माइंड, वेरी शार्प माइंड। तो उनको आइडियाज आता था, कभी कुछ उड़ा के, मतलब जैसे ये ड्रोन की कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सामान यहाँ से उठा के वहाँ पे कर देते हैं। व्हेन वी वर किड्स ना, आई वाज इन 3rd क्लास, दैट टाइम माय ब्रदर सेड कि देख मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊंगा जो ऐसे से ऐसे उड़ती होगी, और वो अब रियलिटी है। पर उस टाइम पे वो क्या रियलिटी थी? नहीं थी। तो आपको ये देखना है कि आज जो टेक्नोलॉजी है या फिर आज से आगे आप वो टेक्नोलॉजी बना सकते हो, क्या उससे आपकी चीज बन जाएगी या नहीं बन पाएगी। जो चीज हमने 3rd क्लास में सोची थी वो आज, अब हम जब इतने बड़े हो गए तब पॉसिबल हो पाई है। सो इतने सालों के गैप में अगर मैं 3rd क्लास में सोचती कि मुझे ड्रोन वाली चीज चाहिए, ड्रोन वाला बिजनेस खोलना है, क्या वो फिजिबल माना जाता? नहीं माना जाता। उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी भाई, फोन ही नहीं थे, लैंडलाइंस थे उस टाइम पे। कैसे कम्युनिकेट करते, कुछ भी करना होता था, नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफरिंग ऐसी होनी चाहिए जो टेक्निकली फिजिबल हो, और टेक्नोलॉजी आज के डेट में वैसी होनी चाहिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाए। एंड दिस शुड बी पॉसिबल एट अ कॉस्ट दैट कैन बी कवर्ड बाय अ प्राइस इट विल फेच। ये उतने कॉस्ट के अंदर आ जाना चाहिए जितना प्रोडक्ट का प्राइस हो, जितना आप ऑफर कर रहे हो लोगों को, मतलब जितने पे आप ऑफर कर रहे हो लोगों को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके अंदर अंदर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी हो जाना चाहिए साथ में। तो अगर 6 रुपए में पेन बनेगा, 10 रुपए में मैं इसको लोगों को बेच रही हूँ, तो 4 रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। 12 रुपए का तो पेन बना है और 10 रुपए में मैं बेच रही हूँ, 2 रुपए लॉस में जा रही होंगे मैं। The idea must be economically feasible too. The project cost should be within the resource available, and the resource providers should be reasonably sure of the appropriate return on profit and return of safety and liquidity of their investments. That is, the idea must be financially viable as well. टेक्निकली भी वायबल होना चाहिए, फाइनेंशियली भी वायबल होना चाहिए। ये दोनों कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। There should be enough sales in the immediate and the prospect of growth in the foreseeable future. There should be adequate assurance on the commercial viability of the chosen product offering. Nowadays, it is also important to be sure that there aren't any environmental and other legal restriction necessity of prior approvals for setting up the business. सो बेसिकली बात वही है कि भैया जो भी चीज़ आप चुन रहे हैं कमर्शियली, फिजिकली, टेक्निकली, हर एक वे में वायबल होनी चाहिए। मन में मत सोच लेना कुछ भी, यहाँ पे वही शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं चलने वाली है। एंड इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट भी खत्म होता है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू देयर एंटरप्राइज का। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं इसमें हमने पहले पढ़ा इकोनॉमिक, उसमें क्या रोल रहता है इनका, एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटरप्राइज के उसमें इसका क्या रोल रहता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि मैग्नेट रेंज पहले सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हुआ करता था, तो आप हमें सिर्फ यूट्यूब पे देख पाते थे। बट काफ़ी सारे बच्चे का कंप्लेंट था कि मैम प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो लास्ट वाले चैप्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं उसके ऑप्शंस बता देती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। पहला, आप डायरेक्टली वो चैप्टर का नेम लिख के सर्च कर सकते हो, आगे लगा देना पायल मैम या फिर मैग्नेट रेंज,
तो आपको मेरी ही वीडियो दिख जाएगी उसमें, तो आपको प्लेलिस्ट में नीचे तक जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है, आपको पूरे चैप्टर सिस्टमैटिकली सीक्वेंस वाइज चाहिए, तो आप जाइएगा गूगल पे और टाइप कीजिएगा magnetbrains.com। वहाँ पे आपको 12th क्लास दिखेगा, मतलब अलग अलग क्लासेस दिखेंगे, आपको 12th वाला सिलेक्ट करना है और उसमें आपको मेरी वीडियोस दिख जाएंगी। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस वाइज हर चैप्टर में कितनी वीडियोस हैं वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की अब एक एप्लीकेशन भी है। आपको बस उस एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको बस सर्च करना है, वहाँ पे यू विल गेट द वीडियोस, मतलब जो भी रिक्वायर्ड वीडियो होगी और वो आप देख सकते हैं। सो इन 3 तरीक़ों से आप हमें सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी। डाउट्स हो तो वो तो कमेंट सेक्शन में आप आके लिख ही सकते हैं। विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए हर एक चैप्टर की या किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके। एंड अगर आपने प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखनी है उसके लिए भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। एंड पूरे 12th क्लास के सिलेबस का वीडियोस बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, कोई चैप्टर रह गया है, कोई मिसिंग है, तो प्लीज़ उसे जाके फिनिश कीजिए। ये इतनी मेहनत हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।